इस भव तरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। देखिए, मेरा जो विषय है उसके संबंध में टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये 7वें अध्याय के प्रकरण में एक पंक्ति लिखी है। इसलिए मेरे को प्रवचन करने की पूरी चांस है, कितना ही विस्तार में करूं, क्योंकि पंक्ति तो एक ही मिल रही है। और वो पंक्ति क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपके पास में ग्रंथ हो तो 193 पेज पर देखिए। टोडरमल जी का एक 3 लाइन का पैराग्राफ है। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। बस ये जो वाक्य है ना, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, उसके लिए वो ये कह रहे हैं, देखो सूक्ष्म मिथ्यात्व त्यागने योग्य है, ये तो उनका निष्कर्ष है। कारण बता रहे हैं क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। अच्छा, इसके पहले जा रहे हैं कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, मतलब आप ये देखिए, ये जो मिथ्या दृष्टि की जिसकी चर्चा 7वें अध्याय में कर रहे हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये जो चर्चा कर रहे हैं, उनको वो ये मान के चल रहे हैं कि ये जैन है, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये जिन आज्ञा को भी मानते हैं, ये जिन आज्ञा के विपरीत नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके भी मिथ्यात्व रहता है। इसका नाम है सूक्ष्म मिथ्यात्व। कहने का मतलब मेरा ये है, कभी कभी हम अतिरेक में ये जरूर कह देते हैं कि ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व की 2 शर्तें होती हैं। एक शर्त तो ये है कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करके होता है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और दूसरी शर्त उसकी होती है कि जो नया ग्रहण किया गया हो। तो ये जो जैनी मिथ्या दृष्टि है, इसमें पहली शर्त तो लग ही नहीं रही है, कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव वाली। दूसरी शर्त जरूर है कि इसने नया ग्रहण किया है, इस कारण से इसको हम ग्रहित में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन टोडरमल जी ने कहीं पर भी ये संकेत नहीं किया है। अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन उन्होंने 4थे अध्याय में किया है, और 5वें और 6ठे अध्याय में उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का वर्णन किया है। अब यहां पर आकर के वो जैन मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। असल में क्या होता है, यदि आप इसको मैं और आपको ले जाऊं आगे, तो ये जो 3 है ना अवस्थाएं, ये 3 अवस्थाएं भी प्राइमरी हैं। इसके बाद में जो सूक्ष्म मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं पीयूष जी, जो सूक्ष्म मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं, वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व के सन्मुख को भी अभी सम्यक्त्व नहीं हुआ है। सम्यक्त्व के सन्मुख को भी अभी सम्यक्त्व नहीं हुआ है, और सम्यक्त्व नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व तो है। अब कौन सा मिथ्यात्व है बताओ, मेरे को बताओ आप। अंत में करण लब्धि होती है, करण लब्धि के भी अंत में अनिवृत्तिकरण होता है। अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक, अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व का अंश पड़ा हुआ है। अब वो मिथ्यात्व का अंश है, उसको हम कैसे इसको ग्रहित मिथ्यात्व का नाम दे देंगे? देखो, ये तो प्रक्रिया में है, असल में प्रक्रिया में है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी भी ये वास्तव में प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। जिनवाणी में 2 नए कहे हैं,
उसने दोनों नयों से पढ़ना शुरू किया। निश्चय नय का वर्णन समय सार आदि में है, व्यवहार नय का वर्णन चरणान योग के शास्त्रों में है, गोमट सार आदि में है जहाँ गुणस्थान मार्गना स्थान आदि का वर्णन है, तो वहाँ पर है। उसने पढ़ना शुरू किया। अब समय सार पढ़ा उसने, समझ लो उसके हाथ में पहले आ गया। या फिर ऐसा समझ लेवे कि भाई निश्चय नय व्यवहार नय ऐसे दो नय कहे जाते हैं ना, तो पहले नंबर किसका है? नय दो है, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय ने पहले आया तो उसने निश्चय ने के अनुसार पढ़ाई शुरू करी। अब पढ़ाई शुरू करी तो वो उसी में वो अभी कहीं पर अटक गया। अटक गया का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत दूर चला गया है, ये तो बहुत बड़ा मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी है। फांसी नहीं लगा दी उसने, निश्चयाभासी हुआ है। एक दादा का मैंने बहुत पुराना व्याख्यान है, लालचंद भाई भी एक बात कहते थे और दादा ने भी कहा था, मुझे तो टोडरमल जी जैसा कोई निश्चयाभासी भी नहीं दिखाई देता। तो निश्चयाभासी भी जो है ना, जो टोडरमल जी ने जिसका वर्णन किया है 20-21 पेजों में, ऐसा निश्चयाभासी भी दिखाई नहीं देता। ऐसा मैंने तो अभी निश्चयाभासी की क्लास चलाई थी ना, तो एक दिन मैंने भी ऐसा कह दिया था, आप लोग क्षमा करना मेरे को, कि मेरे को सच्चा निश्चयाभासी मिल जाए तो मैं उसके चरण। आप बोलोगे क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि जो है ना, अभी बात इसकी नहीं है। गलती तो हुई है, गलती नहीं हुई है मैं मना नहीं कर रहा हूं, गलती नहीं हुई है, गलती तो वहां तक है। और मालूम है 5 लब्धियां कही हैं सम्यक्त के पहले, 5 लब्धियां। मुझे आप बता सकते हो निश्चयाभासी कौन सी लब्धि में बैठा है? निश्चयाभासी कौन सी लब्धि में बैठा है? निश्चयाभासी, अपने को तो सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात करना है, लेकिन मैं आपसे पहले निश्चयाभास का पूछ रहा हूं, व्यवहाराभास का पूछ रहा हूं, उभयाभास का। कौन सी लब्धि में बैठे हैं ये? मतलब अभी भाई साहब कह रहे अभी क्षोभसम लब्धि का प्रॉब्लम नहीं है और अभी विशुद्धि लब्धि का भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि विशुद्धि लब्धि का प्रॉब्लम होता तो वो तो सुनने को ही नहीं आता, वो उद्यम ही नहीं करता। इसने निश्चयाभास पैदा किया है, पैदा हुआ है, ये अभ्यास करके पैदा हुआ है। इसलिए जो देशना है ना, देशना, उसको वास्तव में इसने प्रॉपर ढंग से समझा नहीं है। भाई एक बात देखो, मैं 4th क्लास में भर्ती हुआ हूं, 3री क्लास पास करके मैं 4th क्लास में आया हूं। अब 4th क्लास में आया हूं तो वो जो 4th क्लास का ज्ञान है ना मेरे को, वो तो पूरे साल भर मिलेगा मेरे को। अब तुम मेरे को पहले दिन की क्लास में ही तुम मेरी गलतियां निकालने लगो, दूसरे दिन की क्लास में मेरी गलती निकालने लगो, तो फिर तो ये तो बात मेरे साथ में न्याय नहीं होगा। गलती है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, अरे गलती नहीं करेगा तो सुधारेंगे कैसे? और मैं आपको बताऊं, निश्चयाभासी की इतनी सी गलती है, तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बताई, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, निश्चयाभासी की इतनी सी गलती है कि जो द्रव्य दृष्टि से कहा गया था उसको वो पर्याय में भी स्वीकार कर रहा है। और ये सुधार कैसे हो जाए बताओ? वो पर्याय दृष्टि को भी स्वीकार कर ले तो हो गया सम्यक दृष्टि। व्यवहाराभासी की गलती ये है कि वो जो है प्रतिपादक के रूप में व्यवहारने के कथन थे, लेकिन वो जो प्रतिपादक के रूप में कथन किए गए थे उनका जो प्रतिपाद्य है, शेर को समझाने के लिए बिल्ली का फोटो दिखाया था कि ये देखो ऐसा होता है शेर। अब ये बिल्ली को ही शेर मान लेवे तो फिर उसका क्या इलाज है? लेकिन इलाज है ना, उसको समझाएंगे, अरे भैया ये तो हमने उसके जैसी आकृति वाली है इसलिए बिल्ली बताई है, लेकिन एक्चुअल में शेर को हम समझाना चाहते हैं। शेर को शास्त्र में जितने व्यवहारने के कथन हैं वो सारे कथनों को आप प्रतिपादक समझो, लेकिन प्रतिपादक है तो वो प्रतिपाद्य को बताने के लिए है। आप प्रतिपादक को ही में ही अटक करके रह जाओगे, इसका नाम है व्यवहाराभासी, इसका नाम है व्यवहाराभासी। अटक के रह गया वो जो संदेश था। इसलिए तो निश्चय नय के सूचक ग्रंथों में हमको दूसरा प्रयोग भी दिखाई देता है। निश्चय व्यवहार नय के बीच में 2 संबंध हैं।
एक प्रतिपाद्य प्रतिपादक है और एक दूसरा क्या है, निषेध निषेधक। तो ये व्यवहाराभासी जो है ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक की भूल में चला गया, इसलिए निश्चय वाला जो दूसरा पक्ष था उसको ये बताना पड़ा। क्या बताना पड़ा कि ये व्यवहार प्रतिपादक है लेकिन निश्चय न के सामने ये निषेध है, निश्चय ने इसका निषेध करेगा। क्योंकि यदि निश्चय न के द्वारा समझा हुआ वस्तु का व्यवहार, अभी बताया भाई साहब ने, तपिस जी ने, व्यवहार को नहीं मानोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। फिर क्या बताएं, कैसे बताएं, प्रतिपादन कुछ करें क्या नहीं करें, देश ना दें क्या नहीं दें, कुछ ना कुछ उपदेश तो भगवान भी उपदेश दे करके चले गए। ये तीर्थ का लोप हो जाएगा यदि व्यवहार को नहीं मानोगे, और यदि निश्चय को नहीं मानोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व, आप सोचो इसमें तीर्थ और तत्व, मैं सोचता हूं आप इसका थोड़ा सा वजन तोलने की कोशिश करो, तीर्थ में और तत्व में किसका वजन बड़ा है। इसलिए पहले प्रतिपाद्य प्रतिपादक आता है और बाद में निषेध निषेधक आता है। 7वीं गाथा, 8वीं गाथा, 9वीं गाथा, 10वीं गाथा में प्रतिपाद्य प्रतिपादक बताया समय सार में, और 11वीं गाथा में जाकर के वो निषेध निषेधक पर आ गए, व्यवहारो भूदत्तो। इसलिए जो है ये सूक्ष्म मिथ्यात्व कह रहे हैं इसको। अब मैं आपको एक दूसरी और बातें बताना चाहता हूं, मैंने इसमें से कुछ लेकर के आया था आपको थोड़ा सा। देखो इसमें, हाँ, ये जो सूक्ष्म और स्थूल की जो चर्चा है ना, अपने जिनागम में 2-3 स्थलों पर आती है। ये मिथ्यात्व की सूक्ष्मता की चर्चा तो ये टोडरमल जी ने ही करी है। मिथ्यात्व के हमने अभी तक के ऐसे कोई भेद नहीं सुने थे। कौन से? ग्रहित अग्रहित सुना था, और तुम्हारा क्या नाम, सराग वीतराग सम्यक दर्शन, वो भी सब सुने थे। बहुत सारे भेद हैं सम्यक दर्शन के भी, तो मिथ्यात्व के भी आप उसमें लगा सकते हो। लेकिन सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व, इसको तो यदि हम समझते भी बिना टोडरमल जी के बताए यहां पर, यदि हम समझते तो क्या समझते? ग्रहित मिथ्यात्व को स्थूल समझ लेते और अग्रहित मिथ्यात्व को सूक्ष्म समझ लेते। लेकिन ये जो श्रोता है ना, ये जो निश्चयाभासी है, व्यवहाराभासी है, व्यवहाराभासी की तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चयाभासी मुझे आप बताना कि ये अग्रहित मिथ्यात्व की इसमें संभावना कितनी है, ग्रहित मिथ्यात्व की संभावना कितनी है? मैं तो कह रहा हूं निल बटा निल है। कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानता, अरे ये तो समय सारिक को सर पे रख के चलने वाला है। दूसरा जो है, अब अग्रहित मिथ्यात्व की बात मैं करता हूं। अग्रहित मिथ्यात्व के लिए जो है, अभी इनने पूछा था प्रीति जी ने कि ये 7 तत्वों के संबंध में इसकी क्या धारणा है निश्चयाभासी की। अरे 7 तत्व उसके पास में फुर्सत ही नहीं है। अपनी शुद्धात्मा से उसको फुर्सत मिले तो वो 7 तत्वों का विचार करे। इसलिए वो 7 तत्व के बारे में उसका जो है, आप जो पूछ रहे हो ना क्या उसकी धारणा है, कुछ नहीं है धारणा, उसको तो हे बताता है। वो 7 तत्व के विचार को हे बताता है। आप बोलो कैसे? जहां उन्होंने लिखा ना गुणस्थान मार्गण स्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, ये 7 तत्व के विचार को भी विकल्प ठहराता है निश्चयाभासी। हाँ जी, तो ये जो बातें हैं ना, इसलिए इसमें सूक्ष्म मिथ्यात्व का जो संबंध समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं 3 स्थल इसमें विशेष रूप से मुझे मिलते हैं जिनागम में। एक तो ये सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व ये यहां पर आया। दूसरा जो है पर समय के संबंध में भी, ये तो आगम में वर्णन है इसका बाकायदा। आगम में माने मूल ग्रंथ में कहां पर वर्णन मिलता है सूक्ष्म पर समय और स्थूल पर समय का, बताओ? हाँ, कहां पर? आवाज नहीं आ रही है, मतलब जवाब में दम नहीं है शायद। समय सार का जो दूसरी गाथा में पर समय है, वो स्थूल पर समय का है क्या सूक्ष्म पर समय का है?
समय सार का जो दूसरी गाथा का पर समय वाला है वो स्थूल पर समय है, जो कर्म के प्रदेशों में पुग्गल कम पदे सठिदम चतम जान पर समयम, ये स्थूल पर समय वाला है। सूक्ष्म पर समय का वर्णन आचार्य कुंद कुंद देव ने पंचास्ति काय में किया है। जो प्रवचन सार में भी पर समय आ रहा है 93 गाथा में पज्जय मूढ़ा ही पर समय, वो भी स्थूल पर समय है, लेकिन पर समय उन्होंने कहा है पंचास्ति काय में 165 से लेकर के 171-72 गाथा तक, कुल मिलाकर के पंचास्ति काय 173 गाथा में खत्म हो रहा है। और आखिरी की 5-7 गाथाओं में उन्होंने सूक्ष्म पर समय का वर्णन किया है। ये सूक्ष्म मिथ्यात्व तो दूसरी भाषा में कहें तो ये अभी सराग अवस्था में बैठा हुआ है, ये सराग सम्यक दृष्टि है। मेरे को एक बात बताओ, राग करना स्व समय है क्या पर समय है? राग करना मतलब वो अपने स्व समय अपनी शुद्धात्मा में स्थित है राग करने वाला, कि अभी पर में स्थित है? शुभ राग करने वाला भी अभी पर में स्थित है। इसलिए आप उसमें गाथा में ये शब्द डाले हैं हम कुंद कुंद भगवान ने, अन्नाणादो नानी पुण्य। क्या बोला? ज्ञानी भी अज्ञान से शुद्ध संप्रयोगादो, अज्ञानी भी वो जो शुद्ध संप्रयोग है ना, माने जो शुभ भाव आदि करता है, वहां पर भी वो उसकी प्रवृत्ति जब उसमें जाती है, माने आप ऐसा समझ लो कि मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में हैं, छठे गुणस्थान में आते हैं तो ये सूक्ष्म पर समय है। उनको तो वीतराग भाव में रहना है, वो वीतराग भाव ही स्व समय है। ऐसा जो है इसका बहुत अच्छा वर्णन है, आप पंचास्ति काय में देख सकते हो। एक और आप आगे जाकर के सूक्ष्म और बादर शब्द का प्रयोग मिलता है। कहां मिलता है? सूक्ष्म कषाय नाम के गुणस्थान में, सूक्ष्म सांप्राय नाम के गुणस्थान में। ये जो अनिवृत्तिकरण वाला है ये सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि है, सूक्ष्म। और वो जो 10वें गुणस्थान वाला है वो सूक्ष्म सांप्राई है, सूक्ष्म कसाई है, सूक्ष्म राग बाकी है उसको, अभी सूक्ष्म राग बाकी है, उसको यथाख्यात चारित्र नहीं है। यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान से पहले चालू होता है। सबसे छोटा यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान वाला, फिर 12वें गुणस्थान वाला, 13वें वाला परम यथाख्यात, और वो 14वें वाला और परम परम यथाख्यात, जो भी है। लेकिन जो है 10वें गुणस्थान में वो सूक्ष्म कषाय बाकी है, उसमें भी वो कहते हैं कि अभी भी ये सूक्ष्म सांप्राई है, सूक्ष्म सांप्राय वाला है। सांप्राय का मतलब होता है कषाय, सांप्राय का मतलब होता है लोभ, सांप्राय का मतलब होता है राग। इसलिए जो है ये जो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। निश्चयाभासी से लेकर के वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये 7वें अध्याय का पूरा प्रकरण है। और ये पूरा का पूरा प्रकरण सूक्ष्म मिथ्यात्व पर केंद्रित है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसमें कोई गलती भी हो मेरी तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और कोई गलती हो तो आप अभी बता सकते हो तो अभी बताओ, बाद में बताना हो तो बाद में बताना। मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि स्वीकार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंडित जी